हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द शादुआ क्लासेस। जय हिंद टू एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं आपका सीएमए इंटर्म लॉ में पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जहां हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया चालू किया था। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था, प्रियम्बल पढ़ लिया था, लीगल सिग्निफिकेंस देखा था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके बाद हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स थ्रू आर्टिकल 14, 15, 16, 17 देखा था। आज हम आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल से बातचीत चालू करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव एनी फॉरवर्ड, बात कर लेते हैं थ्रू हैंड रिटन नोट्स ऑफ फॉर द रिविजन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, बातचीत आज यहाँ से चालू करनी है, बट थोड़ी बातचीत रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस सेशन से भी। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ आपके मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, लॉज एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, यहाँ सबसे पहले बातचीत करी है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या की फीचर्स हैं। ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अराउंड द ग्लोब। ओके, देन यहाँ पे फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो, मतलब स्टेट वाइज तो है बट देन अपर हैंड स्टेट का नहीं, सेंटर का है। हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी बातचीत आप फाउंडेशन में कर कर आए हैं। कभी भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखा है तो आप समझते हैं कि कुछ बातचीत स्टेट के पास है कि रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, कुछ बातचीत सेंटर के पास है और कुछ बातचीत दोनों मिलाकर कॉन्करेंट लिस्ट में लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम प्रिसाइज वर्ड्स में जो हमारी किताब में लिखा हुआ है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि हमारे केस तो यहाँ चल रहे हैं और हम जजमेंट के लिए चलते रहे हैं ब्रिटेन। हाँ, चले गए अंग्रेज अपना शासन छोड़कर, तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, गणतंत्र भारत हमको चाहिए था अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट भारत। करेक्ट। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं और इफेक्टिव गवर्नेंस बोले तो ट्रांसपेरेंसी पर काम किया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, जो कौन सी विधानसभा में it was adopted. ओके, सो बेसिकली व्हाट डिड वी टॉक इन प्रियम्बल, यहाँ पर हमने या तो एक मिमोनिक के थ्रू हम पढ़ सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अदरवाइज सिंपल। सोवरेन बोले तो स्वतंत्र, सेकुलर बोले तो समाजवादी, नो, सोवरेन बोले तो स्वतंत्र, सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी, सेकुलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष। Yes, then we talked about democratic, that is people we have elected are going to take care of the decisions that they are taking, and ultimately republic बोले तो गणतंत्र। ठीक है, यहाँ पे कोई बिकॉज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिकॉज यू आर हैविंग सर्टन हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, देयरफॉर यू रूल, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। या, एंड देन देयर इज जस्टिस, न्याय। न्याय किस चीज़ का, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस चाहिए। देन देयर इज हैज़ टू बी लिबर्टी, कि मैं क्या रिलीजन फॉलो करना चाहती हूँ, क्या वर्शिप करना चाहती हूँ, क्या मेरे थॉट्स हैं, क्या मेरे बिलीव्स हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, बोथ इक्वालिटी, राइट। एंड अल्टीमेटली वी टॉक अबाउट फ्रेटर्निटी, दैट इज भाईचारा। बट इस भाईचारा में यूनिटी भी है और इंडिविजुअल डिग्निटी भी है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, SSSDRJLEF। इसी तरीके से हमने सैली सॉ सम डॉग्स रन जॉयफुली लविंग ईगरली, ये बोला था। अगर आप चाहें तो mnemonic यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट यूज़ व्हेन आई टॉक अबाउट preamble. I've been using mnemonics and short forms in other cases, like हमने बात करी थी Patty's gain, Sartaji's pain, and law fixes it, makes it fair again. आई हैव बीन यूजिंग, बट जहाँ पे आपको लगता है कि बिना मिमोनिक से काम हो जाएगा, आई विल सजेस्ट एक चीज़ को याद करने के लिए दूसरी चीज़ याद ना करो। बट अगर आपको लगता है दिस इज़ वर्किंग फॉर यू, गो हैड, मैंने बनाया आपके लिए ही है। ठीक है, लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, 26 नवंबर 1949
26 नवंबर 1949 को हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोले तो विधान सभा। और 1973 में एक जुडिशियल प्रेसिडेंट हुआ था, एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पे बोला गया प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये हम पढ़ लिए थे। तो 14 में हमने बात किया था राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट यहाँ पर कुछ प्रोविजंस थे जो बोला था, जैसे आर्टिकल 361 में इसका एग्जाम्पशन था कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करी हुई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को बिकॉज ऑफ द पोजीशन दैट दे होल्ड टिल द टर्म। एक बार ही कोई भी क्रिमिनल या सिविल केसेस है उसे डेफर कर दिया जाएगा जब तक पोजीशन पे है, उस कुर्सी पे है प्रेसिडेंट की या गवर्नर की वो पर्सन। ओके तो आर्टिकल 14 बात कर रहा था प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररीज, बोले तो मन मर्जियाँ नहीं चलेगी, बस ये मूवी में ही ठीक है। ओके एक्शन द स्टेट मस्ट बी जस्ट एंड फेयर, यहाँ पे रूरल और अर्बन वाला एग्जाम्पल हमने दिया था। एक्सेप्शन और इक्वालिटी ऑफ लॉ आर्टिकल 361 में हमें दिया हुआ है, जहाँ हमने बोला प्रेसिडेंट या हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या गवर्नर ऑफ द स्टेट को इम्यूनिटी मिल जाती है लीगल प्रोसीडिंग्स में, किसी भी तरीके का क्रिमिनल या सिविल केस है तो डेफर कर देंगे जब तक का उनका ऑफिस टर्म रहने वाला है। बात करते हैं आर्टिकल 15 की, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन कर रखा है डिस्क्रिमिनेशन का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और अगर आप करते हो, जैसे हमने एग्जांपल देखा था रेस्टोरेंट में खाने को नहीं दे रहे थे समबडी हु वाज फ्रॉम लोअर कास्ट, ये वायलेशन है और केस कर दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स उस पर्सन के हक में फैसला लेगा कोर्ट जिसके साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, करेक्ट। बट इसके भी एक्सेप्शन है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 3 में बातचीत कर रखी है चिल्ड्रन और वुमेन को प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर फेवर उनको कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन बात करी हुई है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में, यहाँ पर आई थिंक समथिंग wrongly has been written. No, fine. आई थिंक यहाँ पे हमने आर्टिकल 15 पास नहीं पढ़ा था, एजुकेशनल रिजर्वेशन ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। हमने आर्टिकल 15(4) और 15(5) को इकट्ठे किया था कि इकोनॉमिकल सॉरी एजुकेशनल या सोशल अगर डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हो आप तो वहाँ पे रिजर्वेशन था। एजुकेशनल रिजर्वेशन तो हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में ही देखा था। एक भाई फटाफट से देख लेते हैं सो दैट वी आर ऑल अलाइंड क्विकली। यस 15(4) और 15(5) तो हमने इकट्ठे पढ़ा था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यस सो आई जस्ट मेक द चेंजेस हेयर। एक्चुअली रात को बहुत देर हो जाती है जब मैं आपके नोट्स लिख रही होती हूँ एंड समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बट येस आई एम थरो विद माई कंसेप्ट। तो आपको जब रिविजन कर रहे होंगे अगर कभी ऐसी मिस्टेक आती है, जो मैं कोशिश करूँगी आगे नहीं आए, बट आती भी है तो वी डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। आई नो योर कंसेप्ट एंड आई विल बी गिविंग यू द बेस्ट। ओके रिजर्वेशन फॉर social and economically no educational background. ओके इसको मतलब 15 को ओके दिस इज हाउ आई रोट इट एक्चुअली। देखो मैंने इसको ना ऐसे लिखा था, मैंने 15(4) और 15(5) को एजुकेशनल रिजर्वेशन सोशल और एजुकेशनल रिजर्वेशन 4 और 5 में, तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है। तो इट सीम्स इतनी भी नींद में नहीं थी, हाँ तोड़ के लिख दिया, दिस इज हाउ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 की ओर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अगर पब्लिक प्रीमाइसेस है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं होगा। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, आर्टिकल्स 16(3),
16/4, 16/4 और 4 इकट्ठे है और फिर 16/5। 16/4 के अंदर हमने बातचीत करी कि हो सकता है कुछ कोई बंदा लोकल एरिया को ज़्यादा अच्छे से जानता हो तो लोकल रिजर्वेशन हो सकती है, अदरवाइज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के बेसिस पे प्रोहिबिशन है अगर आप किसी भी तरीके को रिजर्वेशन देते हो। बट यहाँ अपॉर्चुनिटी मतलब फेवरिज्म हो सकता है इन दिस कंटेक्स्ट। रेजिडेंस के बेस पे 16(3) में बात हो रखी है। ओके, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, SC ST प्रमोशन के लिए जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हो रखे हैं इन ट्राइब्स और कास्ट के साथ, तो आर्टिकल 4 और 4A में बात हो रखी है। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे हमने एक मिशनरी स्कूल के बारे में, मिशनरी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करा था, बोला था प्रिंसिपल जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन फेयर आस्क अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, जहां हमने बात किया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या मैंने आपको 2 मूवीज़ का रेफरेंस दिया था, लगान में कचरा, और आर्टिकल 15 जो अब आयुष्मान खुराना की मूवी है उसकी मैंने आपको रियल लाइफ इंसिडेंसेस, मतलब नॉट रियल लाइफ, मूवी वाले इंसिडेंसेस रेफर करे थे अनटचेबिलिटी पे, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। यस, तो डिपिक्शन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। Okay, untouchability is abolished and punishment for enforcement of disability due to untouchability has been a provision since Article 17. ओके, नाउ लेट्स गेट गोइंग फर्दर। आर्टिकल 18 पढ़ते हैं। आज हम अपने आर्टिकल्स फिनिश करेंगे और अपने इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। आर्टिकल 18 बात करते हैं, हमारे पास आर्टिकल 32 तक है, तो थोड़ा सा सेशन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है अब हमारे पास, बट थोड़ा सा सेशन बड़ा रहेगा। अगर रहेगा तो मेरे साथ बने रहिएगा। आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल रिस्ट्रिक्शंस की। ठीक है, किसी भी तरीके का अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन आप किसी भी स्टेट, कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट कन्फर्म नहीं करेगी। Yes, citizens cannot accept titles from foreign states, nor can individuals holding offices of profit under state without presidential consent. President का consent चाहिए। अगर आप किसी foreign country के state से भी अगर किसी तरीके का title ले रहे हैं, और एक important pointer है, हो सकता है यहाँ से आपसे MCQ पूछ लिया जाए for 2 marks। हमारे पास 2 नंबर के 15 questions आते हैं, ठीक है, 2022 सिलेबस के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल बाय स्टेट। जैसे एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट समबडी हु हैज़ मेड देयर नेम एटसेट्रा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है हु इज़ अवॉर्डेड द ऑनररी टाइटल ऑफ राजा ऑफ कॉमर्स। हाँ, क्योंकि इज्जत के मारे उन्हें एक टाइटल दे दिया गया है राजा ऑफ कॉमर्स बाय गवर्नमेंट इन रिकग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, बट एनालिसिस क्या है, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस अमंग सिटीजन लाइक राजा, सर या अदर सिमिलर डेजिग्नेशंस आप नहीं दे सकते हो। Okay, titles are deemed inconsistent with the principle of equality and democratic values. Equality के बारे में तो आर्टिकल 14 की तौहीन हो जाएगी, इसलिए आर्टिकल 18 लेकर आए। ओके, तो आउटकम क्या है, जो अवार्ड दिया गया इस पर्सन को, ये इनवैलिड है अंडर आर्टिकल 18 एज इट वायलेट्स द प्रोहिबिशन ऑन कन्फरिंग टाइटल्स. Okay, the recognition could instead be given through civilian awards like the Padma Awards. Padma Awards है हमारे पास, ठीक है, बट टाइटल नहीं दे रहे आप, we do not amount to titles. करेक्ट। एक और सिनारियो देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। आप इस तरीके से सिंपल अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो आपका कंटेंट भी जो 400-500 वर्ड्स फॉर 7 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा आप लिख पाएंगे, प्लस आप you will be able to depict your knowledge better. इस एग्जाम्पल कीवर्ड्स के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट है जिनको एक टाइटल ऑफर किया गया बैरन ऑफ साइंस बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑन हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल रिसर्च. साइंटिस्ट हाउएवर एक्सेप्ट्स द टाइटल विदाउट सीकिंग प्रायर कंसेंट. मैंने आपको बताया कि आपको प्रेसिडेंशियल कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आप किसी भी तरीके का
बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी तरह का टाइटल फॉरेन गवर्नमेंट से भी, फॉरेन स्टेट से भी ले रहे हैं। तो आर्टिकल 18 इसको भी प्रोहिबिट करता है। इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स consent accepting such title without permission would be breach of constitutional principles। ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम क्या रहा, साइंटिस्ट को लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 18 एंड द गवर्नमेंट मे रिक्वायर हिम टू रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कोशिश करूँगी कि जो लीगल वर्ड्स हैं एटलीस्ट, अगर हमारी इंग्लिश बहुत नहीं भी अच्छी है हम कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की। त्यागना, ओके, द टाइटल एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। एक और सिनेरियो देखते हैं। आपने बोला था एक्सेप्ट मिलिट्री, बोला था ना यहाँ पर, अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अगर आपको मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन मिलती है, कर्नल, ब्रिगेडियर, दैट इज अलाउड, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। ठीक है, तो आर्टिकल 18 का ही एक और सिनेरियो देख रहे हैं, एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शन। मान लेते हैं एक रिटायर्ड ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर हैं, ओके, एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जनरल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और एक मान लेते हैं प्रोफेसर है जिनको डॉक्टरेट अवार्ड करी गई है बाय अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो ये जो एक एकेडमिक है ना, चाहे ये एकेडमिक है जो कि डॉक्टरेट मिल रखी है, या मिलिट्री स्टेटस है जैसे कि जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट एक्सेट्रा, एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्ट है, ये वायलेट नहीं कर रहे हैं आर्टिकल 18 को। द डिस्टिंक्शन रिकग्नाइज प्रोफेशनल अचीवमेंट्स विदाउट क्रिएटिंग सोशल हायरार्कीज। अल्टीमेटली समझने की कोशिश ये कीजिए, आपस में लोगों के बीच में एक हीन भावना नहीं चाहता है हमारा संविधान। ओके, तो आउटकम क्या है, दीज टाइटल्स आर वैलिड इस किनारे में जो मिलिट्री या फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिए गए हैं, और ये आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करते। सिंपल सिनेरियोज में आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर एक पॉइंटर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में, जो बातचीत करता है राइट टू फ्रीडम। हमारे पास 6 फ्रीडम डिफाइंड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट रिस्ट्रिक्शंस हैं, these rights are subject to restriction for security of state, public order, decency and morality, sovereignty and integrity of इंडिया एक्सेट्रा। मैम क्या मतलब है इसका, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे एक स्टूडेंट ने एक वीडियो पोस्ट करी सोशल मीडिया में जहां वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज पीसफुली। ध्यान से, ओके। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट इंसाइट वायलेशन, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। शांति से अगर आप कर रहे हैं प्रदर्शन या किसी तरीके के एग्जीबिशन, बट यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इवन देन इट हैज़ टू बी पीसफुल, इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, राइट। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अलाउड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। जैसे मान लेते हैं ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक पीसफुल प्रोटेस्ट इन अ पब्लिक पार्क टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे, कोई रेप केस हुआ है, कोई मर्डर केस हुआ है, तो लोग रैलीज लेकर चलते हैं, बट देन इट हैज़ टू बी पीसफुल। ओके, this is allowed under the context of Article 19, Clause 1B, as long as the protest remains non-violent। अगर यहाँ पे वायलेशन है, पत्थर, लाठी मार एट्सेट्रा हो रहा है, तो सरकार और गवर्नमेंट यहाँ पर, पुलिस भी अपने चार्जेस लेने लगती है। पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, पब्लिक ऑर्डर इज नॉट टू बी डिसरप्टेड। मोरालिटी, आपने ग्रुप तो बनाया, बट लेट्स से इट इज समथिंग दैट इज क्रिमिनलाइज्ड, किसी तरीके का ऐसा ग्रुप बना रखा है, लेट्स से रेड लाइट एरिया एटसेट्रा पे, इट इज नॉट अलाउड। ओके, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन,
जैसे मान लेते हैं टीचर्स ने अक्रॉस द कंट्री एक यूनियन बनाया टू एडवोकेट बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड सैलरीज। अलाउड है, जब तक आप इनमें से कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो इट इज़ अलाउड। इनमें से कुछ कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अलाउड। ओके, हमने यहाँ पर ए देखा, यहाँ बी देखा, यहाँ सी देखा। आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी 111 के अंदर ही है। पहले हमने बोला राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर बोला फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर बात करी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। ओके, इसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 19 पे आपके पास नोट लिखने को आ जाता है फॉर 7 मार्क्स। यस, यू हर्ड मी राइट। फिर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एक ट्रैवलर ने डिसाइड किया कि वो एक्सप्लोर करेगा डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया विदाउट नीडिंग स्पेशल परमिट्स और परमिशंस। आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में ये भी अलाउड है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अनलेस कुछ पब्लिक हेल्थ या सिक्योरिटी से कोविड के समय किसी स्टेट ने बोल रखा है बाहर से आप एंट्री नहीं ले सकते। आई रिमेंबर जब 2020 में लॉकडाउन अभी सिर्फ एक दिन के लिए लगा था, तो हम सुबह ही सुबह रिसेंट लॉकडाउन लगा था। आई थिंक इट वाज 21st of March इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। आई वेंट फ्रॉम नोएडा टू रुड़की। रुड़की इज़ माई होम टाउन। तो वहाँ पर उत्तराखंड शुरू होता है बेसिकली। वहाँ देयर वर बैरिगेड्स और वहाँ पहले उन्होंने मेरा आधार कार्ड एट्सेट्रा चेक किया कि मैं कैसे जा रही हूँ, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस थी, बाहर वाले लोग उत्तराखंड एंटर नहीं कर सकते थे उस समय। या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लीगल प्रोसेसेस के अंडर या पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए अगर मूवमेंट मना किया हुआ है देन इट इज यू विल हैव टू फॉलो इट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर है, वो मुंबई से बैंगलोर चला गया अपना नया बिजनेस चालू करने के लिए और वहीं पे रुक गया, तो क्या अलाउड? हाँ, अलाउड है। As individuals can reside and settle in India unless restricted by law in certain areas for tribal protection or public order। जैसे आज भी आप जम्मू एंड कश्मीर में you cannot buy property in unless you are a सिटीजन। आपके पास आधार में अगर एड्रेस नहीं है वहाँ आपका, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। सेम विद उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मेरा आज भी आधार कार्ड उत्तराखंड वाला है कि अगर मुझे वहाँ से प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो मैं ले पाऊँगी। और मैं बहुत बार अपने घर से भी क्लास ले रही होती हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टेइंग इन नोएडा। ओके, बिकॉज एनी विच वेज माई इन लॉ स्टे इन हरियाणा। ओके, तो आई होप वी आर क्लियर विद 19 1A 1B 1C 1D 1E। 1A में हमने बात करी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1B में हमने बात करी फ्रीडम ऑफ असेंबली। सी में 1C में बात करी टू फॉर्म एसोसिएशन। डी में बात करी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड एंड सेटल वी टॉक्ड अबाउट इन 1E। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। आप कोई भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक शेफ ने पहले जॉब करते थे, लेट्स से उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। क्या मना है? नहीं कर सकते, नहीं मना नहीं है, इट इज़ ऑल अलाउड। अपने होम टाउन में खोल रहे हैं, यूनिक क्यूजीन्स दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में है, ये एच नहीं है, यहाँ पर एफ नहीं है, एफ गायब हुआ है। ठीक है, इंश्योरिंग द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन। इट हैज़ टू बी लॉफुल ऑफ कोर्स, अनलॉफुल के बारे में तो हम बातचीत करते ही नहीं हैं। अगर मान लेते हैं आपको एक लेट्स से कोई केमिस्ट की शॉप खोलनी है, फार्मेसी खोलनी है, तो वहाँ लाइसेंस लगते हैं, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ओके, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस लाइक लाइसेंसिंग और हेल्थ स्टैंडर्ड्स। ओके, आई होप वी आर सॉर्टेड हेयर। एक केस लॉ हुआ था यहाँ पर आर्टिकल 19 की दुहाई देते हुए। अभी तक हमने कोई केस लॉ किसी आर्टिकल में नहीं देखा है, बट अब 19 में देख रहे हैं। 19 में हम बातचीत कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम की, और उस फ्रीडम में क्लॉज 1A 1B 1C 1D 1E एंड 1G पढ़ा है हमने। ओके, जहाँ अब हम बात कर रहे हैं केस लॉ की, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अपहेल्ड। यहाँ पे केस लॉ में हुआ क्या था? द राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट इन इलेक्शन, मैंडेटिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अगर मान लेते हैं कि मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का भाई खाता देना पड़ेगा।
ओके जैसे केस लॉ, अगेन इसी केस को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 2002 में आया था ये केस, एक लैंडमार्क डिसीजन बेसिकली यहाँ पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोटर्स की राइट है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन बंदा जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है उसके बारे में डिटेलिंग्स चाहिए। द कोर्ट रूल्ड दैट द कैंडिडेट्स मस्ट डिस्क्लोज details about their assets, liabilities, criminal background to ensure transparency। जनता जवाब मांगती है कौन हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेना वाला है, जिस बंदे को हम वोट कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत तो हमें पता हो। Yes, about their assets, liabilities, criminal backgrounds to ensure transparency and allow voters to make informed decisions. This ruling was a significant step promoting transparency in electoral process and holding candidates accountable. This was a case law that is included in Article 19 right to freedom। है ना, यहाँ पे information दे रहे हैं, पढ़ रही है आपको अपनी। ओके चलिए, तो अब हम आई होप आपने अपनी कॉपी में जहाँ आर्टिकल्स का लिख रहे हैं आर्टिकल 18 भी लिख लिया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यस, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मिलिट्री एंड एजुकेशन वाला अलाउड है। इसके अलावा अब आर्टिकल 19 हमने देखा, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 के को आप अंडरलाइन करके सब बुलेट्स या जैसे मान लेते हैं आपने इस तरीके को कुछ बना रखा है, जैसे ये आपका रजिस्टर है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बनाया हुआ है, आर्टिकल्स लिख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 19 तक पहुँच गए हैं। जब आर्टिकल 19 आपने लिखा, राइट टू फ्रीडम, लेट्स से आपने ऐसे ऐसे बुलेट्स बनाए हुए थे इस लाइन के आगे। अब यहीं पे इसके अंदर यहाँ पे आप स्टार बना सकते हैं, ये हैशटैग कुछ बना के 19A 1A 1B 1C 1D 1E एंड 1G भी लिख लीजिए। लर्न करना है हमें। अगर आर्टिकल 19 पे हमारे पास आता है नोट लिखने को, और इसका केस लॉ भी हमें पता होना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 20 जो कि है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, याद करने वाली बातचीत चालू हो चुकी है। No retroactive criminal liability, double jeopardy, protection against being tried twice for the same offense। एक ही सजा, एक ही गलती के लिए, एक ही अपराध के लिए मुझे 2 बार सजा नहीं मिल सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अक्यूज इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स। क्या है ये, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। ओके, थोड़े भारी भरकम वर्ड हैं, प्यार से मेरे साथ दिल में उतारेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब आपने एक पेज आर्टिकल्स का बनाया था, ठीक है, एक पेज आपने केस लॉज का बनाया था। अब यहाँ पर 2 पेजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के लिखना शुरू कर दीजिए। आर्टिकल 20 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो रेट्रोएक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी। जैसे मान लेते हैं राज एक बिजनेसमैन है, 2024 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास कर दिया, मेकिंग इलीगल टू ऑपरेट अ बिजनेस इन सर्टेन एरियाज ऑफ द सिटी। राज को अरेस्ट कर लिया और उसको बोला कि आपने तो मना कर रखा है ना इस एरिया में काम नहीं करना, क्यों कर रहे हो? Despite the fact that he has been conducting his business in the area, let's say since 2020, हो गया, हम 2024 में बैठे हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है राज को आप पनिशमेंट के लिए नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि ये तो नया लॉ है ना भाई। इट इज एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बोले तो लॉ अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से। पीछे से कैसे कर सकते हो आप किसी को? आज आप लेकर आए हो ना कुछ, पीछे से कैसे उसके लिए आप उसको बोल सकते हो कि ये इलीगल है? द प्रिंसिपल ऑफ नो रेट्रोएक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी से राज प्रोटेक्ट हो गए, क्योंकि वो पहले से ही कर रहे थे भाई। ओके, फ्रॉम बीइंग पनिश्ड फॉर समथिंग दैट वाज नॉट इलीगल एट दैट पॉइंट इन टाइम। आज है, आज के बाद ओके, बट पहले के लिए नहीं कर सकते।
ओके। डबल जेपार्डी, आर्टिकल 20 इसके बारे में बातचीत करता है। वैसे आर्टिकल 20 की हेडिंग है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कन्विक्शन का मतलब होता है गुनाहगारी, गुनाह मतलब बेसिकली के लिए आप कन्विक्ट हो गए हो, नहीं, आपको सज़ा मिल रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इस बंदे को XYZ पर्सन को मुजरिम करार कर दिया है। कन्विक्ट का मतलब मुजरिम होता है बेसिकली, हिंदी में बोलते हैं तो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ों के लिए आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। फिर है डबल जेपार्डी, बोले तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ट्राई का मतलब कानूनी कार्रवाई सेम ही प्रॉब्लम के लिए, सेम ही गुनाह के लिए एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकती। ऐसे मान लेते हैं माया को अक्यूज़ किया गया कि उसने कुछ चोरी चकारी करी है, बट आफ्टर लेंदी ट्रायल द कोर्ट अक्विटेड हर, बाइज्जत बरी कर दिया। अक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी। हिंदी में आपने मूवीज में देखा होगा, बॉलीवुड में स्पेशली। साइटिंग लैक ऑफ एविडेंस की भैया किस आपके पास सबूत क्या है। ओके, लेटर द पुलिस फाइंड अ न्यू एविडेंस एंड चार्ज हर अगेंस्ट द सेम थेफ्ट। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोल रहा है कि ये प्रोहिबिटेड है। डबल जेपार्डी प्रोटेक्ट्स माया फ्रॉम बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। आपने देखी है वो मूवी अभी रिसेंटली आई थी, दो पति, हाँ ऐसा था ना कुछ, बट वहाँ पे तो खैर दूसरा एंगल दिखा रखा था। खैर बट आप यू नो दैट यू कैन नॉट, एक बार एक बंदा एक्विट हो गया, वहाँ पे तो खैर मुजरिम बता दिया था, यहाँ पे अगर एक्विट हो गया है डबल जेपार्डी में नहीं डाल सकते। शी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट फॉर द सेम क्राइम शी हैज़ बीन एक्विटेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। टेस्टिफाई क्या होता है, आपने अगर नेटफ्लिक्स में सीरीज देखी है तो टेस्टिफाई मतलब समझ पा रहे होंगे, हाँ, जहाँ गवाही देनी पड़ती है बेसिकली। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ। राहुल एक अरेस्ट हो गए ऑन सस्पिशन ऑफ एम्बेजलिंग फंड्स, 400 BC इधर का पैसा उधर, फ्रॉम हिज कंपनी। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जब नो इंटेरोगेशन चल रही थी, पुलिस ने प्रेशर दिया उस पर कि भैया एडमिट कर तू, कि भैया तू नहीं किया है, इवन थ्रेटनिंग हिम विद हार्शर पनिशमेंट इफ ही डजंट कन्फेस। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए। ओके, कैन नॉट बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस प्रोटेक्शन एंश्योर्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड, किसी से ज़बरदस्ती आप कोई गुनाह कबूल नहीं करा सकते, ओके, टू मेक स्टेटमेंट्स दैट कुड लीड टू देयर ओन क्रिमिनल कन्विक्शन। He has the right to remain silent. ऐसे सुना है आपने? You have a right to remain silent and choose a lawyer. सुना है कि नहीं? And cannot be penalized for choosing not to incriminate himself. अगर आपने अभी recent मूवी कौन सी देखी थी मैंने, जिगर, कौन सा, आलिया भट्ट वाली, कौन सा गाना है उसमें, मुझे नाम नहीं याद आ रहा गाने का, ये मैं सोच रही हूँ। आपको याद आ रहा है क्या? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। वहाँ पे तो इमेजिनरी आइलैंड था भाई, इमेजिनरी आइलैंड में इमेजिनरी खुशी बातचीत कर सकते हैं, बट आर्टिकल 15 बोल रहा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करा सकते किसी से जोर जबरदस्ती। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ हैज बीन ग्रांटेड। इस बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते किसी का। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, रेट्रोस्पेक्टिवली आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। डबल जेपार्डी, एक ही गुनाह के लिए आप 2 बार क्रिमिनल प्रोसेस से नहीं निकल लेकर जा सकते सेम ऑफेंस के लिए। ट्राई नहीं होगा, बेसिकली ट्राइड ही नहीं होगा, मतलब आप केस ही नहीं जाएगा, मुकदमा ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पे माया का एग्जाम्पल देखा, एंड देन हमने बात करी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। ओके, आई होप वी आर गुड विद
आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और इसको भी आप फटाफट से अपनी किताब में लिख लीजिए, नोटबुक में जो आपने आर्टिकल्स वाला पेज बना रखा है। आर्टिकल 20 पहले बताइए क्या है ये, फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, तीनों ही लिख लीजिए अभी के अभी। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, फर्स्ट में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन 1, 2 एंड 3 आर्टिकल 20 के अंदर। ठीक है, याद आई होप थोड़ा थोड़ा दिल में उतरता चला जा रहा है। अब चल रहे हैं आर्टिकल 21 की ओर, जहां हम बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है ये? आर्टिकल 21 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है द राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, which is one of the most fundamental rights. It not only ensures the personal liberty or right, it not only ensures the right to live but also extends the quality of life, covering various aspects like dignity, health, privacy, education and environment. तो एक केस लो हुआ था यहाँ पर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में एक्सपैंड किया गया द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, holding it that it includes the right to travel abroad, the right to livelihood and right to live with dignity. For example, if a person's passport is seized without a valid reason, it violates their right to travel abroad अंडर आर्टिकल 21। यहाँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। Okay, so I got married in January 2018, okay, and we were blessed with a baby girl in October 2021. तो इनिशियली उसका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था हमारे पास वो था, एंड वी वेंट टू नेपाल, लाइक फैमिली ट्रिप नेपाल जा रही थी ऑन हर 6th month बर्थडे। ओके, अब माय नेम इज़ दिशा दुआ, my husband's name is Rahul Bhutani, okay, and our daughter's name is Dira Dua Bhutani. मेरा पासपोर्ट उत्तराखंड का है, मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट दो ही हेल्स फ्रॉम हरियाणा, बट ही वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, सो हिज पासपोर्ट वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और हमारी डॉटर जो है वो दिल्ली में बॉर्न हुई। ओके, और उसका पासपोर्ट नहीं था, और नेपाल बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं इफ़ यू हैव अ वैलिड आधार, और अगर आधार नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। अब वहाँ पर हमारे को somebody, let me not name the designation of that officer, he said that you cannot travel because मैं दुआ हूँ, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, मे बी he had some personal I don't know, biasness against whatever, let me not go there, but I'm telling you what happened, okay? और my husband is Bhutani, and my daughter's name, our daughter's name has both the surnames, my surname and my husband's surname, and we both are okay with it. Our families haven't said anything, actually we didn't take any permissions etc. It is our wish, our daughter, okay? Now let me not again go there, यहाँ पर इस बारे में हम फिर कभी बातचीत करेंगे। खैर, यहाँ पे किसी ने कोई आपत्ति हमारे परिवार से नहीं जताई, बट ही हैड अ प्रॉब्लम एंड ही सेड दैट यू कैन नॉट गो। अब हमारी फ्लाइट है 2 घंटे 2.5 घंटे में, और ये बंदा बोल रहा है कि आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, आई एम अ CMA माई सेल्फ, माई डॉटर, माई हस्बैंड दो इज़ एन इंजीनियर, आपको पढ़ाएंगे, खैर वो ही टीचेस टू CA CMA स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो, खैर, बट लॉ की जानकारी रखती हूँ मैं, और मेरी सिस्टर शी इज़ अ लॉयर, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ जुडिशरी। आई कॉल्ड हर कि क्या नाटक है भाई, मेरा फंडामेंटल राइट टू मूव कैसे ये वायलेट कर सकते हैं, हाउ कैन ही क्वेश्चन, ही आस्क सर्टेन अनएथिकल अगेंस्ट माई मोरालिटी क्वेश्चंस, ओके, कि हमें क्या पता है किसकी डॉटर है, लेजिटिमेसी पे चला गया वो हमारे डॉटर की। एंड देन माई sister said, okay, you say that I want you to be my lawyer, so basically I had to appoint somebody as my lawyer, okay? तो मैंने बोला
and then she said hand over the mobile to the person who is basically doing it, or the representative of that office. And then आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पर्सनल बायसनेस अपनी अपनी और हम चले गए थे फिर नेपाल, ठीक है। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि आप लोगों की फंडामेंटल राइट्स को हीन नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसे ही मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमारा कहानी एक केस आया था, जहां बोला था कि अगर आपने किसी बंदे का पासपोर्ट विदाउट पर्टिकुलर लीगल रीजन जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है, तो ये उस बंदे की राइट टू मूव इवन इफ इट इज अब्रॉड हीन कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग। ओके और इसी तरीके से हमारे पास राइट टू प्रिवेसी भी है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी बोथ आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 विच सेज राइट टू प्रिवेसी सेज, यहाँ पे हमारे पास एक केस लॉ है आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ, आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि भैया हम सबके पास राइट है फॉर प्रिवेसी, मीनिंग दैट no one can invade a person's private space without consent। अगर आप किसी की मूवी बना रहे हो, फोटोज खींच रहे हो उसके बिना परमिशन के, you can be in real trouble। Okay, for instance, unauthorized publication of someone's private letters or photos infringes upon the right of privacy। Okay, then right to education, article 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 21 ए बोल रहा है, एक्चुअली आर्टिकल 21 क्लॉज नहीं है यहाँ पे, आर्टिकल 21 ए बोल रहा है द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ में सब बातें आती हैं, राइट टू लाइफ में आपका मूवमेंट आता है, आपका एजुकेशन आता है, हेल्थ या टॉर्चर के अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं, वो सब कुछ आता है। प्रिवेसी तो मैंने बातचीत करी ही है, पर्सनल लिबर्टी में आ जाती है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए बोलता है द राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट एंश्योरिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज 6 to 14। अगर आप 6 साल के हैं, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए और कंपलसरी मिलनी चाहिए। आपकी चॉइस है, प्राइवेट जाते हो तो ऑफकोर्स आपको उनकी फीस एटसेट्रा कमर्शियल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बट सरकार अपनी तरफ से फ्री दे रही है। राइट, ओके, दिस मीन्स अ चाइल्ड कैन नॉट बी डिनाइड एजुकेशन एंड द स्टेट मस्ट प्रोवाइड स्कूलिंग फैसिलिटीज। दिस इज आर्टिकल 21A। ओके, अब राइट टू हेल्थ क्या बोलता है? राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 21, ensuring citizens can access basic health care services। बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज सरकारी अस्पतालों से मिल सकती है। राइट टू टॉर्चर, इफ अ prisoner dies due to police brutality, रिमांड पे ले रखा है, 3rd degree एटसेट्रा, जो भी आपने मूवीज में देखा है, दैट्स नॉट अलाउड। As seen in some cases, the family is entitled to compensation. This ensures that even in detention, आपने अगर अपने हिरासत, कानून ने अपनी हिरासत में भी लिया हुआ, डिटेंशन का मतलब है, okay, a person's life and dignity are protected। आर्टिकल 21 अगर एसेंस बोला जाए, प्रोटेक्ट्स द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंश्योरिंग दैट every individual enjoys a dignified existence free from unlawful deprivation of life or liberty। तो अगर आपने बेला चाओ देखा है और वहाँ पर किसको पकड़ लिया था, टोक्यो का बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, रियो, हाँ, उसको पकड़ लिया था और होल में डाल रखा था, इंडिया में अलाउड नहीं है भाई। इलीगल की बात मैं कर ही नहीं रही, मैं तो लॉ की बात कर रही हूँ। ओके, तो मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर, सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दोनों केस लॉज हमारे लिए आर्टिकल 21 में इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी आ जाती है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है, राइट टू हेल्थ आ जाता है, पर राइट टू टॉर्चर पर भी बातचीत कर रखी है। आर्टिकल 21 का एसेंस मैंने आपके साथ यहाँ
यहाँ डिस्कस किया है। Am I clear to everybody in the class? यस, तो आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इंक्लूड्स डिग्निटी, हेल्थ, प्रिवेसी, एनवायरमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा। यहाँ दो केस लॉज हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बोथ ऑफ द केसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। तो अगर मेनका गांधी का केस बोलते हैं, इट एक्सपैंडेड पर्सनल लिबर्टी टू इंक्लूड ट्रैवल, लाइवलीहुड एंड डिग्निटी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू लाइफ डिफाइंस नॉट ओनली physical existence but the quality of life. This right is an inclusive right including the following: right to travel abroad, यहाँ पे एक केस लो था सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। राइट टू लाइवलीहुड, अब आप भूलेंगे तो नहीं एटलीस्ट, हाँ, नेपाल वाले केस से। डी के यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज। राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राइट टू प्रिवेसी, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मेनका गांधी और राजगोपाल वाला आपने याद करना है, बाकी एक दो बारी पढ़ेंगे, जितना प्रोसेस हो पाए अच्छी बात है। बाकी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही बनेगा, तो रट्टा नहीं लगाएंगे, थोड़ी बहुत कीवर्ड्स को अपने ब्रेन में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर पूछ लिया जाता है कि हम लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है, शेल्टर से बात कर रहे हैं, छत से बात कर रहे हैं, तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई पढ़ेंगे बाकी तीनों को, बट मेनका गांधी याद करना है, आर राजगोपाल याद करना है। ओके, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में रिकॉग्नाइज किया राइट टू प्रिवेसी। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग। आप टेलीफोन टैप नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, और उसको ऐसा सबूत भी एविडेंस नहीं आता। हमारे ब्रदर इन लॉ इज ऑल्सो अ लॉयर एंड उन्होंने बोला कि क्या कर लोगे, एविडेंस की तरह काम आएगा क्या, अनलेस यू हैव एक्सप्लिसिटली अग्रीड इट फॉर। okay, right to health and medical assistance, protection of ecology and environmental pollution, right to education under article 21A, and prisoners right. The court held that if a prisoner died due to beating of police officers, his family is entitled to compensation. compensation से लोग तो वापस नहीं आते हैं। again not going there, coming back to the topic, right to free legal aid। हाँ भैया, आपको सरकार लॉयर प्रोवाइड करती है अगर आपके पास लीगल फीस एक्सेट्रा देने के पैसे नहीं है तो, ओके। एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल, तारीख पे तारीख पता चल रहा है कोई बंदा 1 साल गया था और 20 साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, ट्रायल नहीं हुआ, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन, राइट। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, आप हमारे को हथकड़ी नहीं पहना सकते। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू फूड, राइट टू मैरिज। यहाँ पर जो राइट टू मैरिज है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फंडामेंटल राइट है कि इंडिविजुअल की को मैरी कर सकता है किसी को भी अपनी चॉइस के, एम्फोसाइजिंग द अडल्ट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू मैरी विदाउट इंटरफेरेंस। कोई 18 साल से ऊपर है तो अगर फैमिली नहीं भी मान रही है भाई, आप शादी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस विटनेस एक्सेट्रा चाहिए होते हैं। इवन इफ द मैरिज इज अगेंस्ट सोसाइटल और फैमिली नॉर्म्स। अब हर जगह हाईवे मूवी तो नहीं चल रही है, हाँ, अगर पीपल यू आर एजुकेटेड एंड ऑफ कोर्स there are certain other factors, but I'll not talk about them, right? उसके बारे में फिर कभी चाय पे चर्चा करेंगे। The state must protect the individual's right to choose their partners, thereby safeguarding personal liberty and autonomy under Article 21. Right to reputation, right to education, 221A article declares that state shall provide free and compulsory education to everybody who is between the age of 6 to 14 in such a manner जैसे कि state decide करेगी। Thus, this provision may only makes only elementary education a fundamental right, higher education fundamental right नहीं है, okay। चलिए, राइट टू एजुकेशन थोड़ी बहुत बातचीत पीछे करके आए, थोड़ी सी और बात करेंगे, ओके। एलिमेंट्री एजुकेशन, द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अबव 6 एंड लेस देन 14 ईयर्स। एक बंदी है, एक बच्ची है, उसका नाम है रानी, 8 साल की है, गांव में रहती हैं,
where her parents are unable to afford school fees. Okay, despite this, local government must admit her under Article 21A, which guarantees free and compulsory education for all children aged 6 to 14. रानी को आप बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो डिनाई नहीं कर सकते हो ड्यू टू फैमिलीज financial situation, and the state is obliged to ensure that she receives quality education as a part of her fundamental rights. This provision ensures that every child in this group age, regardless of their economic background, is entitled to elementary education, promoting equal opportunities for all children to learn and grow. Okay, आर्टिकल 21 हुआ यहाँ समाप्त, बट 21A थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. Okay, now let's talk about Article 22, provisions against arrest and detention. Okay, now this Article 22 includes right to be informed. किस वजह से आपको हिरासत में लिया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है. कंसल्ट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. भैया लॉयर चाहिए मुझे, आई डिमांड, आई नीड अ लॉयर, and appear before a magistrate within 24 hours for bail, etc. Okay. Preventive detention limits detention without trial, कि जब तक हम एक बारी ट्रायल हमारा मुकदमा केस में नहीं, कोर्ट में नहीं जाता है, तब तक आप हमें डिटेन नहीं कर सकते. विद स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर डिटेंशन पीरियड एंड सेफ गार्ड्स. ऑफकोर्स हाँ, कि बेचारा कोई बंदे ने ऐसा गुनाह किया कि इसको छोड़ दिया, भग लिया, आप पकड़ भी नहीं पाओगे, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन. उसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस दिए हुए हैं. उतने कानून की हमें ज़रूरत नहीं है. समझिए, लॉयर्स पढ़ते हैं, समबडी हु इज़ अपियरिंग फॉर जुडिशरी, बिकमिंग अ जज, उन्हें पढ़ना है. हम वो पढ़ रहे हैं. हमारा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो हमारे लिए एज समबडी हु आर प्रोफेशनल्स आर नीडेड. ये आर्टिकल्स भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है क्योंकि बेसिक बातचीत तो हमें पता ही होनी चाहिए हमारा संविधान क्या बोल रहा है. जो आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. जैसे मान लेते हैं रमेश अरेस्ट कर लिए गए हैं बाय पुलिस फॉर एलिजिडली मतलब अभी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगा है. एलिज किया गया होने, एलिज किया गया का मतलब है ऐसा आरोप लगा है. ओके, बीइंग इन्वॉल्व इन अ प्रोटेस्ट. According to Article 22, he has a right to be informed of the reason. क्यों कर रहे हो भाई? Okay, for his arrest. He is also allowed to consult with a lawyer and must be brought before a magistrate within 24 hours of arrest. Okay, of arrest and not detention. If the police fail to follow these procedures, his detention would become unlawful. Additionally, if Ramesh is detained under preventive detention, कि भाग ना जाए, the law limits how long can he be held without trial and ensures that there are safeguards to protect his rights, such as review of his detention by an advisory board. मूवीज में देखा है हम सब ने, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं किसी को डिटेन किया भी गया है, ठीक है, तो उसको कितने दिनों तक कर लोगे अगर चार्जशीट नहीं बनाओगे या डिटेलिंग्स नहीं आए कि कितने, फॉर हाउ लॉन्ग, इट कैन नॉट बी अनगिनत समय के लिए, अनंत काल तक थोड़ी ना रख लोगे. दिस एंश्योर्स दैट रमेश's fundamental rights are protected under Article 22. ओके, प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी डिटेंशन, मन मर्जी से डिटेन कर रहे हो, एंड सेफ गार्डिंग हिज राइट टू फेयर प्रोसेस. ये आर्टिकल 22 है. आर्टिकल 21 एंड 22 भी आई होप आपने अपने रजिस्टर में कॉपी में लिख लिया है. मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. बच्चों को उठा ले रहे हैं, लड़कियों को उठा ले रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भैया जी अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है. इलीगल के बारे में हम बात कर भी नहीं रहे हैं. को प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, जानबूझ के किसी को आप मजदूर नहीं बना सकते. ensuring protection from exploitation both by state and private individuals. ना सरकार ना ही private individuals आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकती है. compulsory service for public purposes such as military or social services permitted. अगर मान लेते हैं कोई वॉर की सिचुएशन आती है और एक सिविलियन को बोलते हैं कि भैया लड़ाई पे जाना पड़ेगा,
Let's take some scenarios here. Okay, prohibition of traffic in human beings and forced labor. गंगूबाई एक यंग वुमेन है जो कि एक स्मॉल विलेज से आती है, इज डिसीव्ड बाय अ मैन. मूवी देखिए, गंगूबाई मूवी देखी कि नहीं? नहीं देखी आपने? आलिया भट्ट वाली नहीं देखी? कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं, अभी पढ़ाई करेंगे, बाद में देखेंगे मूवीज. ठीक है, चलो. एक प्यार मोहब्बत और मूवी के चक्करों में बंदी को धोखा दिया. ओके, बोला कि जॉब दूंगा. इंस्टेड सेल्स हर इनटू प्रोस्टिट्यूशन. ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई ना. She is forced into this life against her will, exploited both by her captor and the brothel owner. Brothel क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं, इट इज जस्ट कमिंग इन माई हेड. अरे क्या बोलते हैं, मुजरा कहाँ होता है? ब्रोथल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोठा. ब्रोथल इज कोठा. ओके, तो जो कोठे की ओनर है और जो कैप्टर लेके गया. दिस सिचुएशन क्लियरली वायलेट्स आर्टिकल 23, which prohibits trafficking in human beings and forced labor. गंगूबाई को एक्सप्लॉइट किया गया. यहाँ पर कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, फोर्स लेबर आ रहा है, एंड फॉरबिडन अंडर लॉ अंडर आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सच अब्यूजेस. जबकि आर्टिकल 23 बोल रहा है आप फोर्स लेबर या किसी भी तरीके का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बट इट अलाउज फॉर एक्सेप्शन सच एज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज. जैसे मान लेते हैं कोई मिलिट्री या सोशल सर्विस है. हाउएवर गंगूबाई सिचुएशन वेयर शी वाज क्वेर्स्ड, जबरदस्ती उसे प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया. ओके, एंड एक्सप्लॉयटेशन वुड बी अनलॉफुल अंडर द एक्ट under this article as it is neither voluntary nor is it for the service of public good. ठीक है, ऐसा अगर समय आता है कि सारे मिलिट्री खत्म हो जाती है, जंग आ गई है, पब्लिक के लिए ज़रूरी है हमें बंदूक उठाना एज पर द गवर्नमेंट, तो करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट. ओके, चलिए. आर्टिकल 24 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. अगर आप 14 साल से नीचे हो तो आप हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते. मान लेते हैं रवि एक बच्चा है 12 साल का, ही इज़ अ 12-year-old बॉय, एक डेंजरस फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर है, मशीनरी है. तो आर्टिकल 24 बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी प्रोहिबिटेड है. लॉ ने बैन किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 years इन हजारस इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी. रवि शुड बी in school, right? 6 to 14, receiving education rather than working in for harmful conditions. This provision ensures that children are not exploited in dangerous environments, क्योंकि लोग बच्चों के पास तो अपनी से नहीं होता है majority of the time, yeah, and are given the opportunity for better future. चलिए, ये वो आर्टिकल 24. आई होप आपने आर्टिकल 23 और 24 दोनों लिख लिया है. 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के बारे में, 24 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 25. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, right of to profess, practice and propagate religion, covers beliefs as well as practices. आरव एक यंग मैन है जो कि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं और चाहते हैं कि रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करें अपने मंदिर में. एट द सेम टाइम हिज फ्रेंड जायन, अ मुस्लिम मुस्लिम who follows his faith and prayers in a mosque. हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं तो हम तो धर्म निरपक्ष हैं, हम दोनों जैन मुस्लिम इस्लाम फॉलो कर सकता है, ये हिंदुज़म फॉलो कर सकते हैं, जो आरव है नॉट अ प्रॉब्लम. तो आर्टिकल 25 में दोनों आरव भी जायन भी या जियान भी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस चूज करने का हक रखते हैं, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस. तो ये इंश्योर करता है कि अगर आप इंडिया के वासी हैं, इंडिया में रिसाइड करते हैं, तो आप कोई भी बिलीफ, रिलीजन, रिचुअल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में अपनी फेथ, जैसे किसी यहाँ कुल देवी होती है एट्सेट्रा, यस, वेदर इट्स थ्रू वर्शिप, फेस्टिवल और पब्लिक रिचुअल्स. हाउएवर
The law also allows the state to regulate religious practices if they conflict with public order. अगर आप प्रदर्शनी कर रहे हो एंड पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, स्पेसिफिक रिलीजन से आप जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स लॉ इसको प्रोहिबिट करेगा. दिस वाज आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 26 बात करता है राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस. दोनों के बारे में लिख लीजिए अपनी कॉपी में. आर्टिकल 26 बात कर रहा है राइट टू रिलीजन. आर्टिकल 26 बात कर रहा है राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस. ओके, रिलीजियस डिनोमिनेशंस इस्टेब्लिश करे जा सकते हैं एंड बाय इंस्टीट्यूशंस. ओके, इस्टेब्लिश भी किए जा सकते हैं, मेंटेन भी किए जा सकते हैं एंड मैनेज देयर ओन रेगुलेशन अफेयर्स. जैसे कोई एक सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है जो कि एक नया गुरुद्वारा खोलना चाहते हैं फॉर देयर लोकल सिख कम्युनिटी. तो आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशंस मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इनके they have a right to establish and maintain the institution of its choice. The committee can also manage its own religious affairs, जैसे कि कुछ prayers या फिर कुछ community events करने कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. Additionally, मान लेते हैं गुरुद्वारा can own and administer some property also. Okay, such a land or building to further its religion or cultural activities without government interference. अगर मान लेते हैं गुरुद्वारे का एक लैंड है, साथ वाला लैंड खा लीधा, वो उनको भी इसको भी एक्वायर करना चाहते कर सकते हैं, but it has to be legal. Okay, this article ensures the religious groups, whether they are minority or majority, can freely practice and organize their religious and spiritual activities. ठीक, चलिए आर्टिकल 27 की ओर चलते हैं जो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन. अब यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है कि स्टेट कंपेल जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी इंडिविजुअल को कि आप टैक्स दो क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं. दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग सम लगान और टैक्स और व्हाटसोएवर यू नेम इट एज. ओके, जैसे मान लेते हैं रवि एक हिंदुइज्म के फॉलोअर है. He pays his taxes to government, but the state cannot compel him to contribute money specifically for the promotion and maintenance of particular religion. नहीं कर सकती, चाहे वो हिंदुइज्म ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी होगी तो जो मर्जी करे. वो जाके मस्जिद में पैसे दे दे, किसी पीर पैगंबर में पैसे दे, it is that person's own sweet will. Yes, such a funding religious activities, temples or religious leaders salaries, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते. तो रवि यहाँ प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम बीइंग टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस. ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स को फोर्स नहीं किया जाए किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट या प्रमोट करने के लिए अंडर रिलीजियस through a state imposed taxes safeguarding religious neutrality because we live in a secular India. निरपक्ष है ना, यहाँ पर कोई पक्ष नहीं है, कोई भी आप धर्म यहाँ का आचरण कर सकते हैं. ओके, एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. Let's go to Article 28, religious instructors in educational institutions. कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कि भैया कोई सरकार के द्वारा फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर नो हिंदू मुस्लिम सिख साइड, डोंट डू दैट. ओके, एक्सेप्ट इन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश अंडर स्पेसिफिक एंडाउमेंट्स रिक्वायर्ड. आई एम सॉरी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. ओके, एक्सेप्शन है इन इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश ही हुए हैं स्पेशल एंडाउनमेंट के लिए. ओके, रिक्वायरिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने मिशनरी स्कूल्स के बारे में आर्टिकल 16 में पढ़ा था. ठीक है, आखिर ध्यान से सुनेंगे इसे. मान लेते हैं स्कूल फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, उसमें अर्जुन एक स्टूडेंट है, उसको फोर्स नहीं कर सकते टू रिसीव सम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एज अ पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन. ठीक है, आर्टिकल 28 बोल रहा है अगर कोई स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि किसी भी तरीके के रिलीजियस एजुकेशन आप नहीं इम्पार्ट कर सकते, दे सकते.
ensuring that all students, regardless of their religious beliefs, are not coerced into a religious practice. Like I follow Hinduism. I'm basically I hail from Punjab, अनडिवाइडेड इंडिया का पंजाब, मेरे एंसेस्टर्स वहाँ से थे. I'm basically a Punjabi, but I follow Hinduism, and I have studied for 14 good years in a missionary convent school. क्या ज़बरदस्ती मुझसे कुछ प्रेयर्स कराई गई? नहीं. वी एन्जॉयड डूइंग इट. आज भी आई रिमेंबर. या बट ज़बरदस्ती आप किसी से कुछ नहीं करा सकते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन. ओके. However, if the school is established with some religious endowments or is a private institution with some religious focus, it might provide some religious education. Bible पढ़ी जाती थी कभी कभी. ओके, हमने पूरे दिसंबर क्रिसमस कैरल्स गाए हैं. डैशिंग थ्रू द स्नो इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले, ऑल द वे वी गो, लाफिंग हा हा हो. आज मज़ा तो आता है ना, कम से कम अब्बा डब्बा चब्बा तो नहीं करना पड़ता. नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबॉडी बिकॉज माई हस्बैंड डजंट नो, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल. और हम 3 बहनें हैं. My brother also is from convent school. Okay, तो हम चारों को आता है. And when my husband comes and or my sister's husband comes, both of them don't know Christmas carols or something, or recent Christmas हम साथ में थे, तो उनको लग रहा था ये क्या कर रहे हैं बड़ा बच्चा बा, ये सारी इनको इतनी भाषाएं कौन कौन सी वर्ड्स लेकर आ रहे हैं. सॉरी. या एनी विच वेज. खैर, दिस आर्टिकल ensures that students in public schools receive secular education free from any state sponsored religious influence. Not commenting anything more than this. Okay, चलिए आर्टिकल 29 चल रहे हैं. आर्टिकल 29, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. बस आज का सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. बस 32 तक ही है, ध्यान से सुनिएगा मुझे. प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर. अभी आई होप आपने आर्टिकल 28 भी अपनी कॉपी में लिख लिया है. अभी तक अगर कोई आर्टिकल मिस कर दिया, अभी के अभी गो बैक राइट. रिलीजियस डिनोमिनेशन तक तो मैंने आपसे लिखवा दिया था. आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 लिखिए. फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस ऑफ रिलीजियस प्रमोशन, आर्टिकल 28 लिखिए. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब आर्टिकल 29 लिखिए. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स. अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, ये अलाउ करता है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स और कल्चर्स टू प्रिजर्व देम. नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन. ऑफ कोर्स स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन की भैया आप इस पर्टिकुलर रिलीजन एटसेट्रा से बिलोंग नहीं करते, इस रेस से बिलोंग नहीं करते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. आप उस इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ प्रिजर्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बस उस पर्टिकुलर कल्चर के लोग ही उस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं. दैट शुड नॉट बी अ ग्राउंड. ओके, जैसे मान लेते हैं कन्नडा स्पीकिंग कम्युनिटी है. okay, in a region feels that their language and culture are at risk, या कहीं ना कहीं ओवरलुक हो रहे हैं. स्टेट प्रमोट्स अदर रीजनल लैंग्वेजेस. तो आर्टिकल 29 के अंदर मान लेते हैं उनकी कम्युनिटी ने, क्योंकि वो चाहते हैं प्रोटेक्ट करना अपने लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, तो कर सकते हैं. दे कैन इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कल्चरल इवेंट्स ताकि वो अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके. अब एडिशनली अगर मान लेते हैं कन्नडा स्पीकिंग चाइल्ड अप्लाइज फॉर एडमिशन ऑफ दैट स्टेट फंडेड स्कूल, तो स्टेट मना नहीं करेगा भैया. चाहे वट एवर लैंग्वेज या स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रहा है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज कि चाइल्ड की लैंग्वेज तो कोई और कन्नडा स्पीकिंग लैंग्वेज है. ओके, चाइल्ड की लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रेस के बेसिस पे आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते. देयर कुड बी अदर क्राइटेरियाज बट नॉट दीज. आर्टिकल 29 बोलता है कि आर्टिकल 29 बेसिकली इंश्योर कर रहा है सारे सिटीजन्स के पास राइट है टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड एक्सेस एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. This was Article 29. I hope you have written cultural and educational rights. Okay, now let's talk about Article 30. आर्टिकल 30 बोलता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, अब माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजियस और रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. चाहे मैंने आपको कॉन्वेंट स्कूल बताया, कुछ
सिख स्कूल्स हैं हमारे देश में, कुछ इस्लाम बेस्ड स्कूल्स हैं हमारे देश में, जैनिज्म, तो माइनॉरिटी येस अलाउड है। ओके, सो बेसिकली यहाँ प्रोटेक्शन की जा रही है अगेंस्ट एक्विजिशन। द स्टेट मस्ट इंश्योर फेयर कंपनसेशन इफ दे आर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पैसे देने पड़ेंगे सरकार को प्रॉपरली। जैसे सड़क कोई ऐसे ना कोई प्लॉट था आपका और वो हाईवे में कट रहा था, तो पैसे दिए थे ना सरकार ने आपको, आपने सुना होगा ऐसे किसी से को मिला होगा पैसे। उसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सरकार के बारे में बात कर रही हूँ, तो उन्हें फेयर कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एड बोले तो यहाँ सोल्यूशन, हेल्प, सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट एड कैन नॉट बी विद हेल्ड बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस की बेस। इंस्टीट्यूशन का स्टेटस तो है उन लोगों को बिलोंग करते हैं जो माइनॉरिटी क्लास में है या लिमिटेड लोग हैं। जैसे मान लेते हैं एक मुस्लिम कम्युनिटी है in a city who wants to establish a school to provide education that incorporates Islamic values and teaching alongside the standard curriculum। तो आर्टिकल 30 बोल रहा है हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, करो ना। Okay, they have the community has the right to establish and manage this school as it is a religious minority group. Yes, am I clear? अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लैंड अक्वायर करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है फॉर पब्लिक पर्पस, इट मस्ट प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू द इंस्टीट्यूशन ensuring that the right of the minority institutions are protected। Moreover, अगर स्कूल रिक्वायरमेंट्स मीट करता है तो स्टेट विदहोल्ड नहीं कर सकती किसी तरीके का सपोर्ट, हेल्प देने में, सिंपली क्योंकि तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। This ensures that the minorities can freely establish institutions to preserve and promote their unique cultural and educational needs। This was Article 30। ठीक है, आर्टिकल 31 नहीं पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 32 लास्ट पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स की कहानी खत्म हो जाएगी। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा संविधान हमें उपचार दे रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहली बात तो हम सब वी ऑल हैव राइट्स टू दीज फंडामेंटल्स। मुझे लगता है कि खाली CMA स्टूडेंट्स को नहीं, सबको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स। तो yes, individuals can approach the Supreme Court for enforcement of their rights। Types of writs, अब writs के हमारे पास types हैं, ठीक है, includes habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari for remedy against violation। क्या है ये, ध्यान से मुझे सुनेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स नहीं है, टेक्निकल है, एक एक बात को मैं ध्यान से समझाऊंगी। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मान लेते हैं प्रिया की कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, उसको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड कि उसको क्यों अरेस्ट किया है, और कोई लॉयर भी कंसल्ट नहीं करने दे रहे थे। ओके, तो आर्टिकल 32 पे प्रिया के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है डायरेक्टली टू सीक एनफोर्समेंट ऑफ हर राइट्स। अब रिट्स क्या है, जो रिट मैंने बोला, रिट पिटीशन गया है, ऐसे सुना होगा आपने कभी, अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं सुना रही हूँ। रिट एक फॉर्मल लीगल ऑर्डर है जो इश्यू किया जाता है कोर्ट्स द्वारा टू अ लोअर कोर्ट। ओके, कोई लोअर कोर्ट, किसी अथॉरिटी है, किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, उन्हें एक दिशा दे रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म और रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन, कि आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। ओके, आर्टिकल 32 की अगर दुहाई दी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे रिट्स आर यूज्ड टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोवाइड लीगल रेमेडीज व्हेन दे आर वायलेटेड। जैसे यहाँ पे प्रिया की राइट वायलेट हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है और रिट फाइल कर सकती है। और जब बेसिकली रिट जब आता है तो हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के पास या लोअर किसी अथॉरिटी के पास, किसी पर्सन के पास आ सकता है डायरेक्शन कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। रिट में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ रहा है। ओके, हमारे पास 5 तरीके की रिट्स हैं।
जो या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई लोअर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो सब लोअर कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए जो रिट आती है या तो सुप्रीम कोर्ट से आती है या हाई कोर्ट से आती है। और 5 रिट्स के बारे में बात करते हैं। हेबियस कॉर्पस रिट दी जाती है टू सिक्योर हर रिलीज इफ इट इज अनलॉफुली डिटेन्ड। अगर आप किसी को हिरासत में रख रहे हो बिना किसी लॉफुल प्रोसेस के, यस, हेबियस कॉर्पस रिट आ सकती है इधर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स और द पर्सन और द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मैंडेमस इशू किया जा सकता है टू कंपेल अथॉरिटीज टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जैसे प्रिया को अलाउ करना है टू एक्सेस अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर चाहिए भाई। ओके, अ प्रोहिबिशन और कोर वारंटो basically can stop unlawful actions by authorities to prevent a person from holding an office they are not entitled to। आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो, एक ऐसा दर्जा लेके बैठे हो जो आपका है ही नहीं, तो उसके लिए हायर कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट या इंडिविजुअल्स के पास आदेश या निर्देश या डायरेक्शंस आ सकते हैं प्रोहिबिशन या को वारंटो के लिए रिगार्डिंग इफ यू आर ऑक्यूपाइंग अ ऑफिस which is not lawfully yours। Okay, and then there is certiorari writ, certiorari writ। Okay, it could review and correct any legal decision made by a lower court। लोअर कोर्ट ने बोला कि हाँ भैया इसको तो बाइज्जत बरी कर दो, बेसिकली बाइज्जत बरी नहीं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कोई बेल अबाउट अननेसेसरी दे दिया, या 20 साल की सज़ा दे दी 15 साल की जगह, या कम दे दी ज़्यादा की जगह, वट एवर इट इज़। अगर कुछ करेक्शन ऊपर वाला कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए कर रहा है देन इट कम्स थ्रू certiorari certiorari। ओके, दिस आर्टिकल इंश्योर्स कि अगर प्रिया की फंडामेंटल राइट्स वायलेट करी गई हैं शी हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर अनलॉफुली डिटेन कर लिया तो हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है। अगर कंपेल कर रहे हैं बेसिकली जैसे लॉयर नहीं लेने दे रहे हैं, लीगल राइट है ना, करने नहीं दे रहा है कोई जना, तो उसके लिए रिट आ सकती है हाई कोर्ट से। फिर को वारंटो एंड प्रोहिबिशन है इफ़ यू आर होल्डिंग लॉफुल अनलॉफुली सम ऑफिस, ठीक है। और certiorari आता है तब जब रिव्यू कर रहा है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का नतीजा, डिसीजन। ओके, तो हमारे पास ये रहे एंटायर आर्टिकल्स जो हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32 पढ़े हैं, 31 नहीं पढ़ा है। राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, abolition of untouchability, abolition of title, right to freedom, protection respect of conviction of offenses। यहाँ पे तीनों बातचीत करनी पड़ेगी। ex post facto laws, double jeopardy and self incrimination मुझे लगता है बहुत important है। right to life and personal liberty, right to education, right against exploitation, prohibition of child labor, freedom of religion। 25 से चालू हो गया religion। okay, freedom to manage religious affairs, freedom for paying taxes for promotion of religion, freedom from religious instructions in state funded institutions and cultural and educational rights। ठीक है, फिर right of minorities to establish institution यहाँ पे बात किया हुआ है, जैसे अपने मुस्लिम के बारे में बात किया था, ठीक है। and then you have right to constitutional remedies and that's pretty much it for today। okay, अगर आपने अभी तक लॉ बाय सेम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। okay, then you can follow me to be connected on Instagram at on the handle Disha Dua Classes। आप मेरे साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे तो जुड़े ही हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे से वहाँ बातचीत कर सकते हैं।
और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर नो एनी अपडेट्स कमिंग from the institute or anything that is important for you. Resourceful videos, I bring it for you on CMA Disha Dua YouTube channel. ठीक है? With this, guys, I'll take your leave. I'll see you in the next session with handwritten notes revision and taking things forward. Okay, taking your leave now. This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. 1 घंटा 20 मिनट. Yes, we are sorted. Bye bye.